के परिभाषा के अंतर्गत बहुभाषिकता के बारे में इसको मल्टी लिंगुअलिज्म कहा जाता है। अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें कि बहुभाषिकता की अवधारणा की बात करें, किसी स्थान या राष्ट्र में बहुत सी भाषाओं या बोलियों का बोला जाना ही बहुभाषिकता कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी राष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं तो उसे बहुभाषिकता या बहुभाषा कहा जाता है। हमारे देश की यही विशेषता है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत में इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक भाषाओं का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम ये बात करें, हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रांतों में बात करें तो अलग अलग भाषाएं प्रचलित हैं, और उन प्रांतों को भी अगर संभागीय तौर पर बांटा जाए तो अलग अलग संभागों में भी अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये भारतवर्ष की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे हम तमिलनाडु में बात करें तो तमिल, महाराष्ट्र में मराठी तथा उत्तर प्रदेश में ब्रज, अवधी, कन्नौजी, मैथिली आदि अनेक बोलियां बोली जाती हैं। जिस राष्ट्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न भाषाएं प्रचलित होती हैं और अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, वह बहुभाषा भाषी राष्ट्र कहलाता है। यह बहुभाषिकता ही उस राष्ट्र की अस्मिता और पहचान होती है, जो उस राष्ट्र को विश्व परिदृश्य में पृथक पहचान प्रदान करती है। यद्यपि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की दृष्टि से यह घातक भी हो सकती हैं, परंतु अगर हम बात करें इस बहुभाषिकता के कारण ही हमारा जो भारत देश है ये विभिन्नता में एकता लिए हुए है, अर्थात अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने के लोग होने के बावजूद उनका आपसी भाईचारा व प्रेम, उस भाषा के दूसरी भाषाओं के प्रति सम्मान हमारे यहाँ देखने को मिलता है। बहुभाषिकता की अवधारणा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में विद्वानों द्वारा अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता था और ये भी मानते थे कि अनेक भाषाओं का भी प्रयोग करना जानते थे। जैसे हम बात करें उस समय की प्राकृत भाषा की बात करें, प्राकृत के साथ साथ पाली, अपभ्रंश और अनेक अन्य भाषाएं उनके द्वारा प्रयोग में ली जाती थी और अनेक अन्य भाषाएं भी बोली जाती थी। वैदिक काल में अगर हम बात करें तो वैदिक काल के आते आते संस्कृत वहाँ की जो उस काल की जो भाषा थी उसने प्रभुत्व हासिल कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फिर आधुनिक भारतीय दौर की ओर भारत बढ़ता गया तो फिर से अनेक भाषाएं इस प्रदेश में या इस भारतवर्ष में बोली जाने लगी और अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाएं उसमें प्रयुक्त होने लगी। अब हम बात करेंगे बहुभाषिकता के अर्थ की। बहुभाषिकता के अर्थ पर व्यापकता से विचार किया जाए तो यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान किसी एक छात्र को होना या समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन होना, यह या समाज में उस भाषाओं को बोला जाना और उसकी व्यवस्था का होना बहुभाषिकता की श्रेणी में आता है। प्रोफेसर एस के दुबे इसमें कहते हैं, अपने विचार देते हैं, बहुभाषिकता का आशय समाज में प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से है जो कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाती है तथा विचार विनिमय के प्रमुख साधन के रूप में अपनाई जाती है। इसे
हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय समाज में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक सिंधी बालक अगर सिंधी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा व हिंदी भाषा में भी बोलता है, इस प्रकार की स्थिति जब समाज में पाई जाती है तो वह समाज या राष्ट्र बहुभाषिक की स्थिति में के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार के समाज को बहुभाषी समाज के रूप में जाना जाता है। भारत इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब हम बात करते हैं भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र के रूप में। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में यह एक विशेषता है कि इसमें विभिन्न भाषाओं का समाकलन किया गया है, विभिन्न भाषाओं का प्रचलन है, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हमारा देश अगर हम बात करें इस देश की तो ये बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। भारतीय समाज में बहुत सी भाषाएं बोली, समझी एवं लिखी जाती हैं, किंतु यहाँ यह समझना आवश्यक है कि हमारा देश किस मायने में बहुभाषी है। यह जानना उन लोगों के लिए और आवश्यक हो जाता है जो साक्षरता, शिक्षा, बौद्धिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ व्यक्ति तो केवल यही समझते हैं कि भाषा बहुभाषी है और भारत के अंदर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं अनुसूचित है, किंतु भारत देश केवल संविधान की दृष्टि से ही बहुभाषी नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान तो अनेक भाषाओं और आयामों की दृष्टि से अनूठा है। जब संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया और उसके साथ फिर उसके बाद सन 1967 अर्थात 1967 में सिंधी और सन 1992 अर्थात 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाएं इसमें जोड़ दी गई। इस प्रकार भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को शामिल किया गया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रभाषा का प्रश्न नहीं उठाया। ऐसे समीकरण को जो लगभग सभी अन्य देशों में अनिवार्य माने जाते हैं। उन्होंने तो राष्ट्र का की 2 राष्ट्रभाषाएं स्वीकार कर ली, अर्थात जहां हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया, वहीं उसके प्रसार के लिए और विस्तार तथा मानकीकरण के लिए प्रावधान रखे। उसके साथ वहीं अंग्रेजी भाषा को भी सह राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और हिंदी भाषी भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि जब तक वे हिंदी को सही ढंग से बोलना व लिखना नहीं सीख लेते, तब तक सह राजभाषा वहाँ की अंग्रेजी ही रहेगी और उसको देश से हटाया नहीं जाएगा। इन सभी बातों में के फलस्वरूप संवैधानिक बहुभाषिकता भारत के बहुभाषिक होने का केवल एक आयाम मात्र है, जो उसकी बहुभाषिकता की रक्षा तो करता ही है, पर उसे परिभाषित नहीं करता, उसको अंतः कार्य को नहीं समझता। कुछ व्यक्तियों का मत है कि जनगणना कार्यालय के अनुसार भारत की 8वीं अनुसूची में जो 18 भाषाएं अंकित की गई हैं, इसके अलावा भारत में लगभग 1632 भाषाएं प्रयोग की जाती हैं और इसलिए भारत बहुभाषी है, किंतु यही नहीं है। राजनीतिक या धार्मिक कारणों से
जनगणना करते हुए एवं कई छोटे मोटे समुदायों की भाषाएं जो एक दूसरे से पर्याप्त मेल खाती थी अलग अलग गिना गया और दूसरी ओर भोजपुरी, अवधी, मैथिली, बुंदेली आदि जैसी मुख्य भाषाओं को हिंदी भाषा के अंतर्गत गिन लिया गया। उत्तर भारत में मुख्यतः हिंदी भाषा ही बोली जाती है। उसके साथ साथ ऐसी मान्यता बनाने के लिए कोई आधार तो बनाना ही था। वस्तुतः जनगणना में राजनीतिक कारणों से बोलियों को अनेक प्रकार से प्रयोग किया गया और उन बोलियों को हिंदी भाषा के अंतर्गत ही रखा गया और इसके साथ साथ अनेक और अन्य भाषाएं भारतवर्ष में बोली जाती हैं और इन बहुभाषिकता के कारण, बहुभाषाओं के प्रयोग के कारण ही भारत अपना एक विशेष स्थान रखता है। अब हम बात करते हैं द्विभाषिकता के बारे में। द्विभाषिकता या जिसको बाइलिंगुअलिज्म भी कहा जाता है। मातृभाषा के अतिरिक्त किसी भी दूसरी भाषा के को उसके साथ सीखना अन्य भाषा का सीखना है। मातृभाषा एक किसी भी दूसरी भाषा का शिक्षण अन्य भाषा के अंतर्गत आता है। अन्य भाषा को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, द्वितीय भाषा अथवा विदेशी भाषा। द्वितीय भाषा मातृभाषा के साथ की यह सह नियोजित भाषा है जिस भाषाई समुदाय का सदस्य होने के नाते प्रयुक्त को सीखनी होती है। यह भाषाई समुदाय के भाषाई कोश की एक भाषा होती है। उसके साथ साथ इसके विपरीत विदेशी भाषा न तो प्रयोक्ता के भाषाई समुदाय की भाषा होती है और न ही उसके कोश की भाषा होती है। अनिवार्यतः इसको सीखना ही पड़ता है। जबकि अन्य भाषा के रूप में रूस, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाएं भी काम में ली जाती हैं। अंग्रेजी सीखने के पीछे एक निश्चित सामाजिक दबाव का अनुभव किया जाता है। अंग्रेजी तकनीकी ज्ञान, उच्च शिक्षा तथा उच्च न्यायालय आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। इसी कारण अंग्रेजी हिंदी भाषाई समाज की अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक आचरणों की अभिव्यक्ति का विकल्पवत दूसरा माध्यम है। अब हम बात करते हैं द्विभाषिकता और विद्यालय उपलब्धि के बारे में। द्विभाषिकता और विद्यालय उपलब्धि। अगर हम बात करें हमारे भारतवर्ष के विद्यालयों में तो द्विभाषिकता का प्रयोग किस प्रकार से एक अपना अनूठा संगम लिए हुए है उसकी हम चर्चा करते हैं। यदि किसी शिक्षक को जिस भाषा का वह शिक्षण करा रहा है उसके अतिरिक्त आंचलिक भाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो तो उसका प्रयोग करके भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को और सरल व सुगम बना सकता है और उसके साथ साथ कक्ष में भाषाई वातावरण का एक ऐसा सृजन कर सकता है जो आसानी से बालकों को समझा सके और बालकों की समझ में आ सके। तो इसके लिए सबसे पहला अगर पॉइंट की बात करें बालकों को पृष्ठपोषण। बालकों को पृष्ठपोषण अगर यह माना जाता है कि आंचलिक भाषा में अगर विद्यार्थियों को वहाँ का जो शिक्षक है उनको आंचलिक भाषा में शाबाशी देता है तो उससे आत्मीयता अधिक बढ़ती है और हम ये मान सकते हैं कि उसकी
साथ बच्चों का जुड़ाव भी अधिक होता है, क्योंकि इस प्रकार आंचलिक भाषा बालकों के पृष्ठ पोषण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाती है। और बालकों को इसके लिए अगर उनको पृष्ठ पोषण आंचलिक भाषा में दिया जाता है तो यह मान सकते हैं कि उनके द्वारा जो सीखा गया है वो स्थायित्व प्राप्त कर ले, क्योंकि छोटे बालकों में यह रीति रहती है कि अगर उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जो भाषा सीखी है वो आंचलिक भाषा उनको प्रयुक्त करनी आती है, और शिक्षक भी अगर उसी भाषा में उनके साथ अपना तारतम्य स्थापित करता है, उसी भाषा का प्रयोग करता है, जो भाषा सिखा रहा है उसके साथ साथ उस भाषा का प्रयोग करता है, तो उनको एक पृष्ठ पोषण प्रदान होता है। इसके साथ साथ व्याख्या में अगर शिक्षक व्याख्या करते समय आंचलिक भाषा को साथ में प्रयोग करता है तो बालकों को आसानी से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से शिक्षक उसके अंदर जो कवि है या जो लेखक है जिसकी रचना को एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उसमें वह कवि या लेखक क्या कहना चाहता है, अगर आंचलिक भाषा में उसकी व्याख्या कर दी जाए तो बालकों की समझ में अतिशीघ्र आ जाता है, उनकी समझ में उनकी बोधगम्यता इसके साथ विकसित हो जाती है, उनको ज्ञान प्रदान करने में और उनकी बोधगम्यता तक पहुंचाने में यह जो आंचलिक भाषा है एक शिक्षक के लिए बहुत अच्छे रूप से अपना कार्य करती है। इसके साथ साथ संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण प्रक्रिया में भी अपना ये बहुत बड़ा योगदान रखती है आंचलिक भाषा, क्योंकि जब शिक्षक बालक के साथ भाषाई विचारों का आदान प्रदान करता है तब उसकी आंचलिक भाषा का प्रयोग करने से तथा उस भाषाई शब्दों का प्रयोग करने से जिनका छात्रों को ज्ञान है, संप्रेषण प्रक्रिया में रोचकता उत्पन्न होती है। जैसे राजस्थान के छात्र को राजस्थानी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हिंदी भाषा का शिक्षण करवाया जाए तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा, और इस विधि से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी हो जाएगी तथा संप्रेषण प्रक्रिया में भी सुदृढ़ता आएगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि राजस्थान के छात्र को राजस्थानी एवं अंग्रेजी का उचित ज्ञान हो। यह भी जरूरी है कि एक शिक्षक द्वारा अगर आंचलिक भाषा को साथ में प्रयुक्त किया जा रहा है तो उसके अंदर मीडिएटर लैंग्वेज की उस बालक को समझ होनी चाहिए। अगर उसके अंदर समझ विकसित होगी तभी वह सही ढंग से उस भाषा को समझ सकेगा, वह सीख सकेगा। इसके साथ साथ छात्रों में आत्मीयता स्थापित करने के लिए छात्रों में आत्मीयता स्थापित करने के लिए एक शिक्षक द्विभाषिकता का प्रयोग इसलिए भी करता है ताकि उन विद्यार्थियों में एक आत्मीयता स्थापित हो सके, उनके साथ तादात्म्य स्थापित हो सके। अनेक अवसरों पर छात्रों से जब शिक्षक उनकी आंचलिक भाषा से बात करता है तो या उससे संबंधित भाषा में बात करता है तथा शिक्षण कार्य करता है तो शिक्षक एवं छात्रों के अंदर एक मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। छात्र शिक्षक के अधिक समीप रह जाते हैं और इस स्थिति में भाषा शिक्षण अपना पूर्णतः प्रभावी ढंग से वह सिखा सकता है। इसके विपरीत स्थिति में न तो छात्र में से आत्मीयता स्थापित होती है तथा न ही शिक्षण को प्रभावी ढंग से
शिक्षण अधिगम को एक प्रभावी ढंग से उनके अंदर समाहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है उदाहरण देने में। शिक्षक इसके साथ साथ आंतरिक भाषा में जब वो उदाहरण देता है और आंतरिक भाषा का प्रयोग करता है तो बालकों की समझ में जल्दी आ जाता है। जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण देने में भी बहुभाषित एवं आंचलिक भाषा का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। इस स्थिति में जो बहुभाषी छात्र हैं वह भी भाषाई ज्ञान की सरलता को समझ सकते हैं और आंचलिक भाषा का ज्ञान रखने वाले छात्र भी सरलता से उसको समझते हैं। इस प्रकार भाषाई शिक्षण में उसके प्रयोग से एक ओर भाषा का वातावरण सुदृढ़ होता है और दूसरी ओर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी प्रभावी सिद्ध होती है। नेक्स्ट है समानार्थक शब्दों का प्रयोग। यदि भाषा जिस भाषा का शिक्षण कर रहा है उसके साथ अगर आंचलिक भाषा को भी समझ सकता है या उसके द्वारा समझा सकता है तो कई समानार्थक शब्दों का प्रयोग भी आसानी से बालकों को सीखने में सहायता मिल सकती है। किसी एक शब्द को स्पष्ट करने में उसके समानार्थक अनेक शब्दों का प्रयोग आंचलिक भाषा से या अन्य भाषाओं से किया जाता है तो उस शब्द का अर्थ सरलता से विद्यार्थियों की समझ में आ जाता है तथा छात्र अनेक समानार्थक शब्दों को सीख जाते हैं। अतः इस प्रकार उनको भाषाई कौशलों एवं अधिगम में रुचि उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बहुभाषी छात्रों को समझाने में। बहुभाषी छात्रों को समझाने में। अगर हम बात करें द्विभाषिकता की तो बहुभाषी जो छात्र हैं जिनको अनेक भाषाओं का प्रयोग करना आता है तो उसको वह भी आसानी से समझ सकते हैं। अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान रखने वाले छात्रों को किसी एक भाषा का ज्ञान प्रदान करने में बहुभाषिता का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ किसी कथा में अगर उनको कथा या कहानी बताई जा रही है और उस कक्षा में यदि उड़िया, असमिया, बंगाली एवं हिंदी भाषा के छात्र ही उनको हिंदी का शिक्षण करते समय शिक्षक इन तीनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा का शिक्षण करता है। इस प्रक्रिया में समय अवश्य लगेगा, ये मान सकते हैं कि इसमें समय तो डेफिनेटली ज़्यादा लगता है लेकिन उन बालकों को आसानी से सरलता से समझाया जा सकता है, उनको आसानी से बताया जा सकता है क्योंकि यह माना जाता है कि छोटे बालक अपनी भाषा के प्रति एक विशेष समय रखते हैं जो कि उनकी आंचलिक भाषा होती है। धीरे धीरे उनको विकसित करते हुए दूसरी भाषाओं के साथ उनको जोड़ सकते हैं और उनको आसानी से उसके साथ समझा सकते हैं। अगर एक शिक्षक बहुभाषी छात्रों को कोई भी टॉपिक समझाना चाहता है और अगर वह पहले आंचलिक भाषा में उसको सरलता से समझा देता है तो आसानी से बालक उसको सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि एक आदर्श भाषा का अगर शिक्षक छोटी कक्षाओं के लेवल पे उसका प्रयोग करता है तो हो सकता है कि बालकों को सीखने में सीख तो जाएंगे लेकिन उनको सीखने में समय लगेगा। तो अगर वह समय उसको हम मान रहे हैं अधिक समय लग रहा है लेकिन अगर बेसिक नॉलेज विद्यार्थी को
भाषा को फिर आगे चल करके जल्दी से सीख लेता है और जल्दी से उसका अनुकरण करता है और उसके द्वारा जो भी सीखा जाता है वह स्थायित्व प्राप्त करने वाला होता है। प्रभावी नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अगर हम ये बात करें कि शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं कह लें कि बिना अगर शिक्षण प्रभावी करना है तो अधिगम अर्थात जो सीखने वाला है वो तभी समझ पाएगा, तभी सीख पाएगा अगर उसकी समझ में सरलता से आता है। अगर शिक्षण करवाया जा रहा है और उन बालकों की अगर समझ में नहीं आ रहा तो वह शिक्षण अधिक प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षण जो भी शिक्षक के द्वारा करवाया जाए वह उनकी अगर आंचलिक भाषा में करवाया जाए तो उनके द्वारा जो सीखा गया है बालकों के द्वारा तो उनको आसानी से समझ में आएगा। अन्यथा क्या होगा, एक आदर्श भाषा का प्रयोग करते हुए शिक्षक उनको अगर सिखाना चाहेगा, हो सकता है उसमें समय भी लगे और उसको तुरंत वह सीख भी ना सके। इसलिए जिस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से आंचलिक एवं अन्य भाषाओं का प्रयोग होता है उसी स्थिति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी मानी जाती है तथा शिक्षक के द्वारा जो अधिगम करवाया गया, छात्रों को जो शिक्षण करवाया गया और छात्रों द्वारा जो अधिगम किया गया है वह उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रक्रिया में सभी छात्रों की संतुष्टि होती है। इसके विपरीत परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम प्रभावी रूप में संपन्न नहीं होता। अतः आंचलिक भाषा एवं बहुभाषिता का प्रयोग एक भाषा शिक्षक की एक आवश्यकता है और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जो शिक्षण करवाया जा रहा है शिक्षक द्वारा वो किसके लिए करवाया जा रहा है, वो विद्यार्थियों के लिए करवाया जा रहा है। अगर विद्यार्थियों को ही उसका प्रॉपर ढंग से उसकी समझ में ना आए तो उसके द्वारा जो शिक्षण करवाया जाए भले कितना भी प्रभावशाली हो लेकिन वह विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल नहीं होगा, तो वह विद्यार्थियों की समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों आज हमने जाना कि बहुभाषिकता के बारे में और द्विभाषिकता के बारे में, और द्विभाषिकता के साथ जो विद्यालय की उपलब्धि है उसके बारे में। उसमें हमने बात की कि बालकों को पृष्ठपोषण देने में ये सहायक होती है बहुभाषिकता द्विभाषिकता। उसके साथ साथ एक शिक्षक द्वारा व्याख्या करने में, व्याख्या को समझाने में बालकों के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। इसके साथ साथ उनके साथ जो संप्रेषण प्रक्रिया या कम्युनिकेशन किया जा रहा है उन बच्चों के साथ उसके लिए भी अपना एक विशेष स्थान रखती है। इसके साथ साथ छात्रों में आत्मीयता स्थापित होती है। एक शिक्षक के प्रति उनका आदर भाव और बढ़ जाता है कि वह शिक्षक जो भाषा सिखा रहा है उसके साथ साथ वह उनकी भाषा को भी जानता है। उदाहरण देने में भी द्विभाषिकता अपना विशेष स्थान रखती है और समानार्थक शब्दों के प्रयोग को भी विद्यार्थी इसके साथ सीखते हैं, बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। इसके साथ साथ बहुभाषाई छात्रों को समझाने में भी द्विभाषिकता अपना योगदान रखती है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि उड़िया भाषा को जानने वाले उस कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ बंगाली भाषा को जानने वाले विद्यार्थी बैठे हैं, उसके साथ साथ कुछ मराठी भाषा को जानने वाले विद्यार्थी बैठे हैं। तो अगर शिक्षक उनके उस भाषा को प्रयोग करके उनको बिल्कुल सरल ढंग से समझाता है तो उन बालकों की समझ में आसानी से आ जाता है। इसके साथ साथ वह जो द्विभाषिकता है वह शिक्षण को तो प्रभावी बनाती है, अधिगम को भी एक विशेष स्थान प्रदान करती है। तो आज हमने जो जाना और जो हमने समझा वो विद्यार्थियों को किस प्रकार से वो जान सकता है और विद्यार्थियों को किस प्रकार से एक अध्यापक के द्वारा इस द्विभाषिकता का प्रयोग प्रभावी ढंग से उसका शिक्षण कर सकता है। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, जो हमने बात की
उसके बारे में नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। आज की हमारी जो कक्षा थी उसमें हमने द्विभाषिकता और बहुभाषिकता के बारे में जाना। थैंक यू स्टूडेंट।